चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो मैथ की ये फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जो चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं उसको जल्दी से यहाँ पे कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, नंबर सिस्टम देख सकते हैं, ये हंड्रेड्स होते हैं। ठीक है, 0 4 2 5 7 0 इस तरफ। ठीक है, हमेशा नंबर सिस्टम जो होता है उसमें आपने क्या करना है, हमेशा आपने राइट से लेफ्ट की तरफ उसको रीड करना होता है। हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ठीक है, इस तरह। ठीक है, उर्दू में इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस तरह भी आपने पढ़ा होगा जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बड़ा हिस्सा हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 0 4 2, मतलब ये इसमें हंड्रेड्स होते हैं। ठीक है, अगर इतना पढ़ेंगे 240। ठीक है, अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, 7000, कितना बन जाएगा, 75,240। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो फिर ये मिलियंस में आ जाएगा, इस तरह बिलियंस और ट्रिलियंस में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने नंबर सिस्टम इस तरह होता है। खैर, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आते हैं। तो ये बेसिकली आपने याद रखना है यहाँ से कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स या इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, नेचुरल नंबर भी कहते हैं और इसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 1 2 3 4 5, इस तरफ हमारे पास ये जो प्लस होंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और ये नेगेटिव में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसको होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, नेचुरल नंबर कहते हैं उसको, नेचुरल नंबर। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, होल नंबर देखें 0 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होगा, होल, होल का मतलब तमाम, उसमें 0 भी आ जाएगा। ठीक है, ये अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना है। नेचुरल नंबर 1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम ही होते हैं। नेक्स्ट देख लें, अब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स क्या होती हैं। ठीक है, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर ए डिनोटेड बाय द ए। ठीक है, अब्सोल्यूट मीन कि उसका जो मॉड लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जैसे 0 -4 का मॉड लेंगे पॉजिटिव, हमेशा अब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो ये देखिए 4 का मॉड लेंगे तो हमारे पास ये 4 ही आएगा। अगर नेगेटिव लेंगे फिर भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका ख्याल रखना है आपने। ठीक है, ये मॉड कहते हैं इसको, मॉड। ठीक है, अब्सोल्यूट वैल्यू, ये दो लाइनें जो साइडों पे लगाई जाती हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर किसे कहा जाता है। ठीक है, अक्सर असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूजन होती है और पता नहीं चलता कि ठीक है असेंडिंग किसे कहते हैं, डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है, ठीक है, छोटी से बड़ी वैल्यू असेंडिंग हो रही है। ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब छोटी वैल्यू से अक्सर आपको वैल्यू दी जाती है। ठीक है, 87, 94, 34, 45, 9। ठीक है, रैंडमली कोई वैल्यूज दी जाती है उनको, आपने ये तो मैं छोटी वैल्यूज बात है, बड़ी वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, सैकड़ों में होती है, थाउजेंड में होती है। कहा जाता है इसको अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएं। तो हमेशा असेंडिंग का मतलब होता है वन से लेकर, वन से मीन के मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ी से छोटी वैल्यू, डिसेंडिंग। डिसाइड मतलब डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, डी से डिक्रीज, डिसेंडिंग डिक्रीज हो रही है, 8 9। ठीक है, 8 7 6 5 4 मतलब इस तरह डिक्रीज हो रही है वैल्यू। उसके बाद कुछ रूल्स हैं मल्टीप्लीकेशंस के, ये रूल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर दो वैल्यूज है हमारे पास पॉजिटिव में। ठीक है, दो वैल्यूज पॉजिटिव में है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 7 है, दूसरी वैल्यू 9 है। ठीक है, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आता है। ये बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको इसके रूल्स का पता ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव, ये सेम है। उसी तरह अगर पहली वैल्यू नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो तो फिर भी नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और इसमें अगर रूल्स फॉर डिवीजन के अंदर, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है और डिवाइड हो 5 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, 1। ठीक है, अगर एक वैल्यू पहली ऊपर वाली पॉजिटिव की और नीचे वाली मतलब ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको नेगेटिव में हो तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आता है। अगर ऊपर वाली नेगेटिव हो नीचे वाली पॉजिटिव हो, ठीक है, उसके बाद उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा। दोनों नेगेटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, ये चीजें आपने इसको देख लेना है, बेसिक सी बातें हैं ये। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस चीज को देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, HCM इसको कहते हैं, स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को होता है, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी,
एलसीएम जो होता है इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एम है ना यहाँ पे। तो ये बेसिकली दोनों टर्म्स इनमें से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना है। अब आगे जाके इसकी एग्जांपल्स और आपको मैं समझाऊंगा बेसिकली किस तरह लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, आपको वैल्यूज दी जाएगी। अब जल्दी यहाँ से की पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऑल दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड आर नंबर, गिवन नंबर, कोई भी आपको नंबर दिया जाएगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, राइट। ठीक है, अगर 10 है, 10 आप देखें 10 को डिवाइड करना चाहें, 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही ना 10। इसका मतलब 10 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन के 10 और 2 और 5 जो है ना उसके फैक्टर्स होंगे 10 के, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है ना। अब 10 जो है ना वो 1 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 पे भी नहीं होता, 2 पे होता है 10, जो कि मैंने पहले आपको बताया अभी, ठीक है, 3 पे नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे हो जाता है एग्जैक्टली, 6 पे भी नहीं होता, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे भी नहीं होता, 9 पे भी नहीं होता, ठीक है, 10 से होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2, 5 और 10 ये हमारे पास जो होंगे ना इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पे 50 है, 50 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 50 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, 10 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 1, 2, 5 और 10 चार फैक्टर्स बन जाएंगे 10 के, अगर जो मैंने हमने एग्जांपल सपोज किया। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया 50 है, अब 50 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 से भी डिवाइड होगा, 52 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 25 से भी डिवाइड हो जाता है और 50 से भी डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे 50 के। नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, कोई भी नंबर जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यू से ही डिवाइड हो रही हो, यहाँ पे इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वैल्यूज बन रही हैं, टोटल 6 वैल्यूज बन रही हैं, मतलब तो 6 फैक्टर्स बन रहे हैं 50 के जिससे वो डिवाइड होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 फैक्टर्स है, मतलब इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 2 वैल्यू से ही डिवाइड हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं 2 फैक्टर्स डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जो सिर्फ एक से डिवाइड हो और सिर्फ वो अपने आप से ही डिवाइड हो, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो वैल्यू जो सिर्फ अपने आप पे खुद से डिवाइड हो, ठीक है, और एक से डिवाइड हो। इसकी एग्जांपल देख लें, 3 है, ठीक है, अब 3 एंड 5, 3 जो है ना वो 3 से ही डिवाइड होगा और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 से डिवाइड हो, तो 3 1 से ही डिवाइड होता है 3, ठीक है, 1 और 3 जो है ना बेसिकली 3 एंड 5, इसके बचे फैक्टर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है, एक 3 और एक 1। 5 जो है ये 5 हमेशा 5 से ही और 1 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 3 एंड 5 के जो फैक्टर्स हैं सिर्फ 2 ही बनते हैं, वो क्या बनते हैं, 1 एंड 3 एंड 1 एंड 5, 5 के लिए 1 एंड 5 और 3 के लिए 1 एंड 3, ठीक है। इट मीन्स के 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, तो इसको आपने इस तरह चेक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स के लिए के 2 फैक्टर्स थे, अगर जिनके 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे उनको कहते हैं कंपोसाइट नंबर्स, ठीक है, कंपोसाइट नंबर्स। अब यहाँ पे देखें जैसे इसके 2 से ज्यादा थे 50 के, ये कंपोसाइट नंबर्स में आ जाएगा। यहाँ पे 4 एंड 6, अब इसके कितने बन रहे हैं 4 के, 4 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन गए। 6 जो है, 6 1 से भी हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4 फैक्टर बन गए। इट मीन्स 4 एंड 6 आर कंपोसाइट नंबर्स, इस तरह डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ 2 देखना है कि अगर 2 उसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो वो प्राइम नंबर में आ जाएगा, अगर वो 2 से ज्यादा बन रहे हैं तो वो कंपोसाइट नंबर्स कहलाएंगे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं HCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मालूम करने के लिए पहले फैक्टर का मालूम करना जरूरी होता है, जो कि इन एक मिसाल के जरिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिंपल नोट्स हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखें आपको एक नंबर दिया जा रहा है 12 एंड 16, ठीक है, ये बेसिकली 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 12 का और 16 का दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से अब 12 का निकाल रहे हैं, 12 को इस तरह रख के ना हम डिवाइड करेंगे। 12 लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, 12 जो है ना वो 2 से करते हैं उसको डिवाइड, 2 6 द 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 3 द 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। अब 3 जो है ना वो आगे 3 1 द 3 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वही हमारे पास ये 3 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें
अगर यहाँ पे 3 1 3 करते हैं तो नीचे 1 आ जाएगा, तो फिर भी हम यहाँ पे जो 3 आएगा और 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 एंड 3, ठीक है। अगर इसको 3 1 3 करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 2 2 ये बन जाएगा, क्योंकि 3 नीचे 1 आ चुका है, 3 खत्म हो जाएगा, तो इसका ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ पे 16 के फैक्टर निकालें, 16 के 2 से डिवाइड होगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4। अब 2 1 द 2 भी कर सकते हैं यहाँ पे, फिर ये वाला 2 2 2 2 ये वाले सारे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब ये 12 के फैक्टर्स निकाल ले, 16 के फैक्टर्स निकाल ले, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। अब इनको क्या, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। कॉमन, इनमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 2 2, ये वाला 2 आ रहा है और ये वाला भी 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला इसका 2 ऊपर नहीं है, ये वाला भी 2 ऊपर नहीं है, ये 3 का नीचे कोई भी नहीं है, इट मीन्स कि सिर्फ ये वाले कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉमन ये बन जाएगा, एक कॉमन ये बन जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉमन एक बना तो इसका एक लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2। ये इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, एक बनेगा, मतलब एक कॉमन बन रहा है, 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। मेरे पेयर में से एक एक लिख लेंगे, ठीक है, ये वाला आ जाएगा 2 2। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 द 4, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा ना इनका, वो होगा 4। इस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा निकाला जाता है, उनको इस तरह हम डिवाइड करके उनको इस तरह निकाल लेंगे, जो कॉमन होगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, राइट। होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है। देन उसके बाद फिर मूव करते हैं हम आगे, ताकि आप लोगों को पता चले हमें, मुझे कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चैट में मैसेज करके बता सकते हैं। जी ओके बेटा। जी, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट। यहाँ पे देखें, हमारे पास सेकंड एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको करना चाहें तो ये आप खुद से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसी तरह ही इसका कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला। अब हम सीखेंगे यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे एलसीएम समझने के लिए एक आसान तरीका मिसाल के तौर पर, मतलब यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 4 और 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 4 और 6। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें, मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे देखें, 4 8 12 16 20 24 28 32 36, मतलब जो 4 से 4 जिनको डिवाइड कर देता है वो वैल्यूज यहाँ पे लिखें, जो 4 जिनको डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये मल्टीपल्स ऑफ 4 के कौन कौन से हैं, 4 8 12 16 20 भी 4 में आ जाता है, 24 भी आ जाता है, इस तरह देखते मतलब देखते जाएं और उसके बाद लिखते जाएंगे, ठीक है। ये मतलब इसके मल्टीपल्स ऑफ 4 आ गए ये वाले। इस तरह मल्टीपल ऑफ 6 क्या बनेंगे, 6 का 12, 12 18 भी आता है, 24 भी, 30 भी, 36 24 भी आता है, 42 भी आता है, ठीक है। ये बेसिकली मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स 4 और 6 के, ये हमने इस तरह निकाल लेंगे जो उस टेबल में आ रहे होते हैं, ठीक है। चूंकि हम टेस्ट का, चूंकि हम लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि एल एल लीस्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम मालूम करना चाहते हैं, तो दोनों के मल्टीपल्स में लीस्ट कॉमन नंबर चेक करके हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें से इसमें कौन कौन सा आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, नीचे भी 12 है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, मतलब इनको यहाँ पे लीस्ट एक ये आ रहा है, और इसमें कौन सा आ रहा है, और इनमें कौन सा आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। क्या आ रहा है आपने बताना है, 18 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनमें 36 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कौन सा बताना है, जो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 ही है, 12 से पहले कोई नहीं है, ठीक है। 4 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं, मतलब 12 है, 12 इज द लीस्ट, इन दोनों का 12 जो है ना, लीस्ट जो है, ठीक है, लीस्ट कॉमन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 12। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 6 इज 12, इस तरह निकाल लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। अभी बेसिकली अगर ये तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए गए थे, ठीक है, और सिंपल थे, 4 और 6 आसानी से निकाल लिया, ठीक है। इस तरह हमने करके, इस तरह अगर आपसे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू दे दी जाए आपको, लेस फोर्स, यहाँ पे देख सकते हैं
18 और तीन वैल्यूज भी हो सकती हैं, दो भी होती हैं, तीन भी होती हैं समटाइम, ठीक है। 18, 24, 60, ये तीन नंबर दे, इनके इनका निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कैसे निकालेंगे? इनको इस तरह भी रख के कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो एग्जांपल है इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू थी, सामने सामने लिख लिया और इस तरह निकाल लिया। अगर हमारे पास इस तरह की बड़ी वैल्यूज होगी तो उस तरह फिर इस तरह निकालेंगे, ठीक है, आसानी से। अब 18, 24, 60 इस तरह रख लेंगे इनको, ठीक है, इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे। जो डिवाइड नहीं होगा उसको उसको वैसे ही कॉमन उसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब ये 2 9 द 18, 2 12 द 24, 2 30 द 60। अब ये 2 के टेबल में फिर 9 नहीं डिवाइड हो रहा है, वैसे ही नीचे ले आएंगे। 2 6 द 12, 2 15 द 30, उसके बाद 2 से डिवाइड, ये 9 नहीं, और फिर नीचे ले आएंगे 2 3 द 6, उसके बाद ये 15 नीचे आ जाएगा। अब 3 का स्टार्ट कर लेंगे 3 से। अब 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 5 द 15। अब 3 3 1 द 3, 1 वैसे ही आ जाएगा, 5 भी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आ रहा। अब 5 की बारी, 1 वैसे ही आ जाएगा, वही भी 1 वैसे ही आ जाएगा, 5 1 द 5 आ जाएगा। इट मीन ये वाले जो तमाम नंबर्स हैं इनको ऐसे लिख लेंगे, 2 2 2 3 3 5, ठीक है। अब इस तरह हमने इसको लिख लिया, राइट। ऐसे करके हम इसको चेक कर लेंगे, राइट। लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे इनका। आगे हम देख लेते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे इसके आपको यहाँ पे एमसीक्यूज गिवन है, ठीक है। इनके सोल्यूशन भी साथ साथ ही प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे करते हैं फ्रैक्शन? मीन डिवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यूज आती है 1/2, उसका फ्रैक्शन 0.5 बनेगा, 1/4 0.25 बन जाएगा, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन किस तरह निकाली, 5/4 की फ्रैक्शन क्या आ रही है, तो सिंपल इसको आप डिवाइड करके फ्रैक्शंस को कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज है, इनकी सोल्यूशन भी गिवन है यहाँ पे, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये इसी तरह इसके अंदर फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल्स एंड परसेंटेज, ठीक है। डेसिमल्स कहते हैं पॉइंट्स को, अशारिये को कहते हैं, ठीक है। ए डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइन एज अ नंबर हुज द होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो जिसमें जो होल नंबर, ये देखें ना 17.591, तो इसमें अब जो 17 है ये होल नंबर है। अब ये 0.5 ये इसका डेसिमल, ये पार्ट जो है ना वो होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन पार्ट इज सेपरेटेड बाय द डेसिमल पॉइंट। मतलब ये फ्रैक्शन वाला जो कितना है वो, अब यहाँ पे देख सकते हैं 0.591, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। जो सेपरेट करता है पॉइंट जो है ना, ये फ्रैक्शन पार्ट को सेपरेट करता है, यहाँ पे ये बताया गया है। द डॉट, ये वाला जो डॉट है इशारिया जिसे कहते हैं, द डॉट इन अ डेसिमल नंबर इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट जो होता है वो होल नंबर होता है, जैसे ये 17 है, ये 17 है, ये होल नंबर है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज 3 7 20 ये होल नंबर है, ठीक है। अब ऑन द राइट साइड, राइट साइड जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। जैसे पॉइंट 8 है तो 8 फ्रैक्शनल पार्ट है, 0.25 फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर इसकी बात करें तो 5 9, ये 591 ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वी फर्स्ट रीड द होल नंबर पार्ट एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे हम इसको रीड करते हैं तो इसको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, 17.591, ये इसका ऐसे रीड करेंगे, इधर से ऐसे, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ हम इसको रीड करते हैं। द फर्स्ट डिजिट ऑन द राइट मीन्स 1/10। एज वी मूव फर्दर राइट every place gets 10 times smaller। नेक्स्ट देखें, हाउ वी रीड द डेसिमल नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स में कैसे उसको रीड करते हैं, 3 and 845,000, ठीक है। इसको अब अगर मतलब इसको हम सिंपल, उसको हम पॉइंट्स को रिमूव करेंगे तो डिवाइड करके इसको पॉइंट की जगह 1 उतार लेते हैं नीचे, उसके बाद आगे जितने डिजिट होते हैं उसकी जगह 0 आ जाते हैं, तो उसी फॉर्म में इसको बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। इसमें देखें डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट ऑन द राइट साइड, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स आ जाते हैं, 4 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें सेम नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर नोन एज लाइक डेसिमल, ठीक है। अनलाइक कौन से होंगे, जिसमें सेम नंबर
decimal not have the same number of the digits on the right of the decimal points are called या are known as unlike decimal points. 7.3, जहाँ पे 23.60, 31.054 ये हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, ये सेम नहीं आया। ठीक है, सेम अगर ना आए तो कुछ ऐसे होते हैं ना पॉइंट्स के बाद वैल्यूज बार बार वही आ रही होती हैं। ठीक है, वो लाइक डेसिमल्स होती है, अनलाइक में जैसे वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे दी नंबर 7.3 हैज वन डेसिमल, इसमें डेसिमल कितने हैं? एक है। इसमें 2 डेसिमल्स हैं, 1/6 आ रहा है। इसमें कितने डेसिमल है? 3 आ रहे हैं, 3 डेसिमल्स है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, अब मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं, उनको माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सिंपल है। सिंपल क्या करते हैं? ठीक है, सिंपल इसमें क्या किया किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यूज हैं, 12.234, ये एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है 4.7। इनको आपस में क्या करना है? ऐड करना है। ये देखिए ऐड कर रहे हैं। तो हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। ठीक है, ये लाइन लगी हुई है ना, आपको नजर आ रही होगी। पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, उसको सिंपल ऐड कर लेंगे। अक्सर आप कैलकुलेशन करते हैं, उनमें आपको पॉइंट्स वाली वैल्यूज को ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पॉइंट्स के सामने पॉइंट्स रखेंगे तो आप उसको सिंपल ऐड कर लेंगे। राइट, पहले स्टेप में वो बता रहा है कि पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे। देन उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है? राइट डाउन द वन डेसिमल नंबर अंडर द अदर नंबर एंड लाइन अप करेंगे उसको डेसिमल पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेकंड स्टेप में कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू द लाइक डेसिमल। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अगर क्योंकि अगर 7 के बाद कुछ भी नहीं है, वहां पे 0 0 खुद लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 0 लगा दिया। अब थर्ड स्टेप में उसको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ऐड कर रहे हैं तो 4 वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, 7 और 2 9 बन जाएगा। उसके बाद इनको ऐड अप कर लेंगे। तो आप इसको एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई है, इनको आज अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब कुछ डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इनको भी देख लेना, इनका सोल्यूशन बनाया हुआ है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं बेसिकली मीटर्स? 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, 68 किलोमीटर इक्वल टू कितने होते हैं? उसको 1000 से जरब दे देंगे सिंपल, तो 68,000 मीटर्स। ठीक है, ये बेसिकली इसको कन्वर्जन की गई है मीटर और मीटर में और किलोमीटर्स में। इसको देखना है आप लोगों ने, सोल्यूशन बनाया हुआ, इनकी जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपको फर्दर कुछ, यहाँ पे मिलीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे? मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड किया हुआ है। राइट, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए। ठीक है, इनको आपने अच्छे से देख लीजिएगा। राइट, आसान है, ये बेसिक चीज़ें आपने की हुई होंगी पहले भी होपफुली। और अगर फिर भी कोई मसला होगा फिर आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मेरी कोशिश है शॉर्ट टाइम में, ताकि मैं जल्दी से चीज़ों को वाइंड अप करूँ और इसके बाद क्या है कि आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ें करनी है और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो वो उन चीज़ों को मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ें, अब ये क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, इनको भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना। अब चलते हैं यहाँ पे जल्दी से टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है हमारे पास? यहाँ पे देखें। ठीक है, ऑप्शन गिवन है। तो 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या बनेगा? 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ये बेसिकली फार्मूला आपने टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और उसके बाद केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज, तीन तीन फार्मूलाज पड़े होंगे। अब उसी बेसिकली फार्मूले को बेसिकली कंप्लीट करना है। फ़ारेनहाइट निकालने के लिए टेम्परेचर, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। 9/3 इसका उलट जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे सेंटीग्रेड आ चुका है तो फ़ारेनहाइट आप लिखेंगे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट आएगा, यहाँ पे सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बेसिकली तीन फार्मूले हैं, दो ये हो गए। तीसरा फार्मूला आपने देखा होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसमें +273 ऐड कर देते हैं। राइट, वो फॉर्मूला होता है। अब मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब इसमें देखें आप रेशो को देखेंगे, यहाँ पे प्रेपोजिशन, प्रोपोर्शन, सॉरी प्रोपोर्शन देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। इसके बाद इनको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन वगैरह इनसे रिलेटेड। तो रेशो को देखें। ठीक है, मिसाल के तौर पर 5 पेंसिल्स अली और इमरान के दरमियान यूं तकसीम की कि अली के पास 3 पेंसिल्स और जबकि इमरान के पास 2 पेंसिल्स हैं। तो इसको हम फिगर्स की शक्ल में यूं जाहिर करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल अली, इसको हम फॉर एग्जांपल
मिसाल देके समझाई गई है बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। 5 पेंसिलें हैं, अली को दी हैं और यहाँ पे इमरान को दे दी हैं, ठीक है। अली के पास 3 है, इमरान के पास 2 हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3:2, या इसको 3/2 लिखेंगे। इस तरह बेसिकली वो डिवाइड हो गई है, ठीक है। पेंसिल्स रेशो डील विद 2 or more क्वांटिटी। रेशो अब यहाँ पे दो दो क्वांटिटीज के दरमियान, अली और इमरान के दरमियान डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन डील विद 1 क्वांटिटी एंड पार्ट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। फ्रैक्शन यहाँ पे देखिए, ये छोटी सी लाइन जो डिवाइड कर रही है 3 और 2 के दरमियान आ रही है, ये फ्रैक्शन, ठीक है। ये डील करता है 1 क्वांटिटी एंड अदर एंड पार्ट्स ऑफ द क्वांटिटी। प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ पे, द प्रोपोर्शन इज द क्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, यहाँ पे 3:2 इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन, ये इक्वल टू का साइन है, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है, ये वाला 3:2 इक्वल टू, मतलब ये प्रोपोर्शन टू 6:8। अब दो के दरमियान ये मतलब ये रेशोज, ये वाला रेशो और ये भी 6 और 8 वाला रेशो, इनके दरमियान प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इन इन दोनों को 6 और 4 को, और 3 और एक्सट्रीम और मीन को, इनको आपस में इस तरह, ये मीन है ये एक्सट्रीम है, ठीक है, इनको आपस में इस तरह डील करते हैं। जैसे अब ये है, ये दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसमें 8 और 3 24, उसके बाद इक्वल, ये देखो, ये डबल डबल ये डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। इसको मतलब ये प्रोपोर्शन, इसकी जगह हम कन्वर्ट कर लेंगे इक्वल टू, और 6 4 24, ये 24 इक्वल टू 20, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, ये फॉर्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ द मीन। इस तरह ये बेसिकली निकाला जाता है प्रोपोर्शन। काइंड ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, ठीक है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, ठीक है। ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, पेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब खाना ज्यादा खाएंगे तो पेट, ठीक है, ज्यादा मोटे हो जाएंगे आप लोग। मैं थोड़ा सा आपको इजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फन में, ठीक है। इसकी मीट मीन्स के खाने का बॉडी के साथ अलग, ज्यादा खाएंगे तो मोस्टली ज्यादा ही ऐसा ही होता है ना, ठीक है। या कोई भी चीज कर लें, ठीक है, तो अगर ज्यादा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, ठीक है। एक चीज बढ़ी, दूसरा चीज भी, ठीक है, आप थक जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक चीज कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए, ठीक है। दो चीजें हैं ना, एक चीज उसका उसके ऊपर डायरेक्ट, उसके ऊपर असर हो रहा है, डायरेक्ट असर हो रहा है, इट मीन्स कि वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा, ठीक है। when one quantity decrease other quantity also decrease, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, ठीक है, तो इसमें अगर एक एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, अगर एक डिक्रीज हो दूसरी इंक्रीज हो जाए, उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल से भी। यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल इस तरह की अक्सर पूछ ली जाती है, आपने इसको देखना है अच्छे से। 15 लेबर्स कंप्लीट सम वर्क इन 16 डेज, ठीक है। 15 मजदूर हैं, वो 16 दिनों में काम करते हैं। जरा माइंडली तौर पर जहन से सोचिएगा, ठीक है, माइंड से। 15 मजदूर हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कमरा बना रहे हैं, ठीक है। 16 दिन में वो एक कमरा बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मजदूर लेबर 15 से 20 कर दिए जाए तो वही कमरा कितने दिन में बनेगा। अब जरा कॉमन सेंस की बात है, देखें, मजदूर 15 थे, 16 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब मजदूर बढ़ गए, मजदूर ज्यादा हो गए, लेबर ज्यादा हो गई, तो कमरा जल्दी बन जाएगा, दिन कम लगेंगे, डेफिनेटली ये तो बात है। तो यही अब इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 16 से कम ही आएगा। आंसर जो आएगा वो 16 से कम ही आएगा। देख लेते हैं, अभी सोल्यूशन बनाते हैं इसका। लेबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेज लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लेबर कितने हैं, 15 है, उसके बाद लेबर कितने हो गए, 20, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे डेज कितने हैं, 16 है, उसके बाद वाले डेज जो निकालने हैं, जो मालूम करने हैं कितने दिनों में कमरा कंप्लीट होगा, मतलब जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो चीज, तो वो एक्स है, मतलब अननोन वैल्यू, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। उसके लिए देखें, यहाँ पे मैं आपको नोट समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये बात याद रखना होगा कि जिस साइड पर एक्स होगा उस साइड पर तीर का निशान ऊपर की जानब होगा। अब देखिए यहाँ पे देखें, एक्स अननोन क्वांटिटी या अननोन वैल्यू जो हम मालूम करनी है, वहां पे एरो हम ऊपर लगाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ठीक है। अगर सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दूसरे का निशान भी ऊपर की तरफ होगा,
ठीक है। अगर ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट किस में होता, एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ निशान आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अगर बढ़ रहे हैं, मजदूर बढ़ रहे हैं, तो दिन कम हो रहे हैं, कम दिन में बनेंगे ना, मजदूर बढ़ गए, इसका मतलब अब इसका निशान नीचे की तरफ आएगा। ये यहाँ पे क्लियर हो रही है बात। ठीक है, ये आपको समझाना चाह रहा था मैं। अब ये चीज इसने भी यहाँ पे नीचे वही लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जहाँ पे एक्स होगा इसके मुताबिक हम वो एरो ऊपर की तरफ डाल लेंगे, राइट। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर वो चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो एरो ऊपर की तरफ होगा, अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो वो नीचे की तरफ होगा। देखिए, 15 मजदूर थे, 16 दिन में काम कर रहे हैं, 20 मजदूर हो जाएंगे, मजदूर बढ़ गए, तो फिर डेज कम नहीं हो जाएंगे, डेज कम दिन लगेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बढ़ रहे हैं, इस तरफ कम हो रहे हैं, तो ये इनवर्स है, तो इनवर्स में फिर एरो हम नीचे लगा देंगे। अगर डायरेक्ट होता तो ऊपर लगा देते। ये वाला एरो कैसे डिसाइड करेंगे, जिस तरफ एक्स होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ये ऐसे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये 20, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये देखें, x 20, मतलब ये बाद वाली वैल्यूज है ना, ये एक्सट्रीम पे आ जाएंगी और ये मीन पे आ जाएंगी, 15 और 16 ये मीन पे आ जाएंगी। इनको ऐसे लिख लेंगे, 20x बन जाएगा ये यहाँ पे देखें, और ये 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आगे आपको करना ही आता ही होगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 12 डेज बन जाएंगे। ठीक है, 16 से कम ही आए हैं 12 डेज, राइट। होपफुली कि आपको इस तरह प्रोपोर्शन और रेशियो वगैरह ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और सोल्यूशन दिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चंस है, आराम से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 स्टेप्स में, 1 स्टेप में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इजीली। तो अब यहाँ पे देखें, ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन है, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स बनता है, दो लाइंस के दरमियान जो हमारे पास ये एंगल बनता है। ठीक है, टू रेस विद द कॉमन एंड पॉइंट, इसका दो ए और बी का कॉमन एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारे पास एंगल बनेगा। ठीक है, अब ओ जो होगा ये वर्टिक्स कहलाता है इसको। ठीक है, वर्टिक्स, द एंगल एंड द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म, ये आर्म है, ये आर्म। टाइप्स ऑफ एंगल्स, अक्यूट एंगल्स होता है। अक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल मयरिंग लेस देन 90, जो 90 से कम हो। ठीक है, 60, 70, 80, 45, 90 से, जो 90 से हमेशा कम हो, 90 जो होगा वो भी अक्यूट नहीं होगा, 90 से हमेशा कम, 89 तक, तो ये हमेशा क्या कहलाते हैं, इसे अक्यूट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल किसे कहते हैं, जो एग्जैक्ट 90 पे एंगल बनता है उसको राइट एंगल कहते हैं, और जो 90 से बढ़ जाए, 90 से ज्यादा हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपट्यूज एंगल। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 90 से 180 जो होगा ये अपट्यूज एंगल। नेक्स्ट, यहाँ पे देखें, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे देखिए 180 का एंगल, ये देखिए इनके दरमियान, ए और बी के दरमियान एंगल यहाँ पे 180, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है, जब दोनों एरो ए की तरफ होंगे। ठीक है, ये 180 एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पे ए की तरफ होंगे, फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, इसको आपने रीड कर लीजिएगा। ठीक है, 360, यहाँ पे देखे ना, ये उसको अगर प्लस बनाएं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप माइंड में रखें, इस तरह बनाएं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270, 360, तो यहाँ तक आ रहा था स्ट्रेट प्लस वाला। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 180, उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये तकरीबन हमारे पास 360 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन इसमें आ जाएगा हमारे पास एंगल मयरिंग द ग्रेटर देन 180, मतलब यहाँ से 180 आ गया ना, यहाँ तक, यहाँ तक ये अगर इस लाइन को सीधा बढ़ाएं, कोऑर्डिनेट सिस्टम माइंड में रखेंगे। ठीक है, प्लस का साइन जैसे होता है। ठीक है, इस लाइन को सीधा बढ़ाएं, यहाँ पे 180 होगा, 180 से आगे चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, इसे कहते हैं। और यहाँ पे फर्दर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ यहाँ पे एंगल्स गिवन है, इनको अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, जिसके बराबर, साथ साथ हो, बराबर हो, अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म एंड द हैविंग द कॉमन वर्टेक्स, इनका कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, इनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें, कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। टू एंगल्स सम ऑफ दी हुज द मेजर इज 90। ठीक है, दिन का टू एंगल्स हैं जिनका सम जो है 90 हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री कैसे कहते हैं, जिनका सम जो है 180 हो जाए, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्दर, ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, ये ट्राइंगल से कहते हैं। ठीक है, इनके दरमियान 180 का एंगल होता है इनके दरमियान। ठीक है, ए और बी की जगह 180 का एंगल बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल हुज विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, थ्री काइंड्स होती हैं। इक्वलिटरल ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, ठीक है, ये
इक्वल, ये 4 4 सेंटीमीटर बनती है, ये मतलब जिनकी तीनों साइड है, ट्राई ट्राई का मतलब ये होता है तीन, ट्राई ट्राई एंगल का मतलब तीन एंगल्स वाले, इनमें तीन एंगल बने, ठीक है, तीनों साइडें बराबर हो, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद आइसोसेल्सिस ट्राइंगल जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास दो साइडें बराबर होती हैं, ये देखिए दो साइडें हैं। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास ट्राइंगल की कैटेगरी आ जाती है, इसमें हमारे पास देखिए कोई भी साइड बराबर ना हो, इक्वल ना हो। फिर उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। पहले हमने देखा साइड्स, अब एंगल्स आ गए, अब एंगल के लिहाज से, पहले हमने कौन सा देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड्स के लिहाज से, ये साइड्स, अब एंगल्स के लिहाज से देख रहे हैं इस चीज को। अप्यूज एंगल, इसमें देखें एंगल्स के लिहाज से, जिसमें ग्रेटर देन 90 हो लेकिन लेस देन 180 हो, उसको कहते हैं, ठीक है। अब अक्यूट एंगल्स किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हो, ठीक है, ट्राइंगल हैविंग नो एंगल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हो। राइट एंगल्स, जिसमें एक एंगल 90 का हो, जैसे ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, इसको रीड कर लीजिएगा, आसान है ये भी। उसके बाद इस पे भी कोई चीज़ भी होती है, ये यहाँ पे टू साइड्स होती हैं ना, पैरेलल होती हैं, देखें ये और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है ये वाली, ठीक है। इसमें आमने सामने वाली बराबर होती हैं, ये देखें राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। इसमें काइट किसे कहते हैं, पतंग, ठीक है, ये पतंग की शक्ल है, टू पेयर ऑफ द इक्वल एडजेसेंट साइड्स एंड टू अपोजिट, ठीक है, ये इक्वल है, ये अपोजिट है, लेकिन अपोजिट है। उसके बाद ये क्लोज्ड फिगर्स देखें, ये रेक्टेंगुलर सर्कल, और ये क्लोज फिगर्स, ओपन फिगर्स, ये ओपन फिगर्स आ गए, राइट। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर्स, ये रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर फॉर्म होती है, राइट। इनका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कैसे निकालते हैं, लेंथ, लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ, ये वाली लेंथ और ये विड्थ, कोई एक लेंथ कोई एक विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, उसको पेरीमीटर निकाल लिया जाता है, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैसे निकालते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई, लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करके। स्क्वायर का कैसे निकालते हैं पेरीमीटर, स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दी वन साइड, क्योंकि चारों साइड ही बराबर होती हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक साइड को। इसी तरह एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ दी साइड्स, लेंथ ऑफ दी साइड्स मतलब इसको इसके साथ कर दो या इसको, क्योंकि कोई से दो को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है, क्योंकि चारों सेम होती हैं। और ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आगे, इनको आपने अच्छे से देख लीजिएगा, और पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर का। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी आज की लेक्चर की। अगर किसी का कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? इट्स ओके, अगर फिर भी ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर किसी का कोई भी सिंगल भी क्वेश्चन होगा तो आपने बाद में जो है ना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, जो प्रिपरेशन वाला ग्रुप है ईएसटी का। तो या फिर आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी करके व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये मैं कर रहा था या कर रही थी, तो इसके बारे में मुझे आप थोड़ा क्लियर कर दें, ठीक है, मैं फर्दर बता दूंगा। कोशिश यहाँ पे यही होती है कि वही चीज़ें आपको हाईलाइट की जाए, वही चीज़ें समझाई जाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कुछ ऐसी इजी चीज़ें होती हैं वो आप लोग खुद कर लें, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बेबी आपको लगा होगा कि सर ने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करवा दी हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ये ना हो कि फिर हम एक ही फाइल के ऊपर या कुछ पोर्शन के ऊपर ही अभी हम कंसंट्रेट कर सकें और बाकी चीज़ें रह जाएं। तो कोशिश हमारी होगी इंशाल्लाह जल्दी से चीज़ें बाकी भी कवर अप कर लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नाउ यू कैन लीव दिस मीटिंग।